आजादी का 75वां साल, भारत का कल, आज और कल। भारत कैसे बनेगा विश्व गुरु? अमेरिका चीन को पछाड़ने का मास्टर प्लान। हम विश्व की महाशक्ति कैसे बन सकते हैं? क्या सिर्फ सोच लेने से, गाने सुन लेने से? नहीं। क्या हम दो मुँहे सांप बन करके उधर बिरयानी खाने के लिए हम पाकिस्तान भी चले जाएं? चाइना को बुला करके गले लगाएं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करें स्वागत में? क्या उससे हो जाएगा? क्या ट्रंप का स्वागत करने से हम महाशक्ति बन जाएंगे? क्या सत्य को स्वीकार करने से, अपने आप को वास्तव में विकसित भारत बनाने से, हर गली हर मोहल्ले को एक विकसित भारत के आईने में स्थापित करने से, यदि यह वास्तव में विकसित भारत का आईना है कि ज़मीन पर वो विकसित भारत दिखना चाहिए, तो हमें समाजवाद के रास्ते से गुजरना होगा। इन बहुरूपिया राजनीति के दोहरे चरित्र वालों से, जो अपने भारत को ही गुलाम बना गए, कभी इंडिया तो कभी हिंदुस्तान। ये दो मुँहे हैं, एक इंडिया वाला, दूसरा हिंदुस्तान वाला। तो भारत वाले कहाँ गए जो 97% है? अब भारतीयों, तुम्हें उठने, जागने और अपने फैसले करने का वक्त 775 वर्षों की गुलामी झेलने के बावजूद भी नहीं होगा तो आखिर कब होगा? कितनी जलालतें और झेलोगे भारतीयों? उठो। भागवत गीता का वो प्रवचन, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण का वो आदेश, उत्तिष्ठतः जागृत युद्धम करोति। अपने कर्म के लिए अपने रास्ते को पहचानो, अपने मंजिल को पहचानो, सुख शांति और समृद्धि की असली बुनियाद भरो। उत्तिष्ठतः जागृत युद्धम करोति। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। मेरा गांव मेरा शहर की पड़ताल में आप सबका स्वागत है। मित्रों नमस्कार, माँ वाईएसपी के न्यूज़ पावर की एक छोटी सी विशेष सूचना आपके लिए।
आप ये बात कह रही हैं, मैं एक बार फिर से सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर ही बात कर लेती हूँ। अगर अनुप्रिया पटेल जी को मन मुताबिक जो वो सीटें चाहती हैं कंप्लीटली नहीं मिली, तो क्या हम एक फ्रेंडली फाइट देखेंगे क्या उत्तर प्रदेश में? हम इस सवाल से अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मैंने आपको अभी बताया कि हमारी जो सीटों की वार्ता है वो अंतिम दौर पे पहुंच गई है, तो अब जो सवाल आप उठा रही हैं उसकी गुंजाइश खत्म हो चुकी है। ओके, काफी मेहनत आपने की है, ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों के लिए काफी काम किया है। 2022 में आपका अपने लोगों के लिए प्रॉमिस क्या है? मुझे अपना दल के हमारे वोटर समर्थक उन लोगों का इतना प्यार मिला है। निरंतर 2012 का चुनाव हो, जब मैं पहली बार चुनकर विधानसभा पहुंची, 2014, 2017, 2019 मेरी पार्टी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मेरे वोटर ने निरंतर मेरी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया है, हमारे कार्यकर्ताओं की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया है, और बार बार जो ये जीत की ओर हम बढ़ते हैं, जो हमारा संघर्ष जीत में तब्दील होता है, ये हमारे अंदर भी एक विश्वास पैदा करता है कि हमने अपने वोटर, अपने समर्थक का भरोसा जीता है, और निरंतर जो हमारा उनसे वादा है कि अपना दल अपने सिद्धांतों की लड़ाई में कभी पीछे नहीं हटेगा। दबे कुचले पिछड़े दलित वर्ग। ये हैं अनुप्रिया पटेल, बीजेपी की कैबिनेट मिनिस्टर। क्या कर रही हैं? कह रही हैं हम दबे कुचले के और अपने सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ये सिद्धांत विहीन औरत है। पहले अखिलेश को ब्लैकमेल करती है, उनके पास उनका प्रेशर पॉलिटिक्स यूज करके अपनी अधिक से अधिक विधायकों की संख्या की बार्गेनिंग बीजेपी से करती है, और उसके बाद अखिलेश जी को मना कर देती है और बीजेपी के साथ स्टे कर जाती है। ऐसी धूर्त मक्कार लोगों को हम जब तक राजनीति में जिंदा रहेंगे तब तक ओबीसी के आरक्षण, एसटी एससी के आरक्षण उनके पीठ में, उनके सीने में सामने से वार होता रहेगा, और यही बीजेपी, यही कांग्रेस करती रहेगी। मित्रों, ओवैसी साहब का इमोशनल ड्रामा शुरू हो चुका है। बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू होता है ओवैसी जैसे इमोशनल ड्रामेबाजों से। ये हमेशा से रहा है। ये लोग बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, और बीजेपी को ये मौका चाहिए हिंदुत्व की वायलेशन क्रिएट करने के लिए। हिंदुत्व का वायलेशन क्रिएट करने के लिए पूरा उसका बजरंग दल और पूरी आरएसएस टीम बस ऐसे किसी सुराग को चाहिए। वो सुराग का नाम है ओवैसी, जो उनको मुद्दा देते हैं। ऐसे राक्षसों को, ऐसे दानवों को जो समाज के विकास से नहीं, समाज के विस्तार से नहीं, ओवैसी जैसे लोग सिर्फ अपने ही समाज के लोगों के सामाजिक विनाश का बुनियाद भरते हैं, उसका बीज बोते हैं, और उसके बाद उसकी फसल पैसे के रूप में काटते हैं। ये मार्केटिंग करते हैं अपनों की जिंदगी की। कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में एक 80 साल के बुजुर्ग मोहम्मद रफीक को पुलिस स्टेशन में इनकी दाढ़ी नोची गई और उन पर पेशाब किया गया, और ये हरकत करने वाले का नाम एसआई है गजेंद्र पाल सिंह। बताइए आप, ये आपकी इज्जत है कि 80 साल के बूढ़े को उसकी दाढ़ी को नोचा जाता है कानपुर देहात रसूलाबाद पुलिस स्टेशन में? अगर ये बात सच है तो शर्मिंदगी नहीं बल्कि तकलीफ होती है कि तुमने दाढ़ी देखी और कहा कि इसकी दाढ़ी को नोचा जाएगा। देखिए ये घटना कैसी है। ये घटना को घटित करने वाले बजरंग दल और आरएसएस के लोग हैं। वो घटना घटित करते हैं, ओवैसी साहब आग उगलते हैं, फिर उसके बाद उनकी जवाबी कार्रवाई होती है, और देश इन्हीं मुद्दों में फंस करके अपने विकास को, अपने बेरोजगारी को, अपनी तबाही को उठा नहीं पाता, और एक मौत और मौतों के सिलसिले के दंगल में फंस करके रह जाता है। क्या हम यही चाहते हैं? हम ओवैसी ऐसे लोगों को चुप नहीं कराना चाहते? क्या बीजेपी जैसे राक्षसों को देश निकाला नहीं चाहिए? मित्रों, ओवैसी जैसे लोगों का राजनीतिक व्यापार को बंद करना होगा, और बीजेपी और आरएसएस के दानवी चरित्र पर हमला करना होगा। वो तभी होगा जब आपके पास सत्ता का अधिकार होगा। ये सत्ता क्या ओवैसी दे सकता है? नहीं।
वो उसका विकल्प है समाजवादी पार्टी। यदि आप समाजवादी पार्टी ही एकमात्र आपका विकल्प है तो रास्ता भी वही है और समाधान भी वही है। सत्ता को हथिकार में करो और सत्ता तुम्हारे पास होगी तो बीजेपी जैसे लोगों को सत्ता के बाहर और देश से निकाला तभी तुम दे सकते हो जब तुम कानून बना सकते हो। जब कानून की हस्तियाँ स्थापित होंगी तो बीजेपी और आरएसएस जैसे दानों पर प्रतिबंध लगेगा। यह तभी संभव है जब तुम्हें सत्ता मिलेगी। ओवैसी के रास्ते पर चलकर सत्ता तुम बिल्कुल भी नहीं पा सकते। अल्लाह अपनी ताकत के जरिए तुमको निस्तनाबूद करेगा इंशाअल्लाह ताला। और हम याद रखेंगे हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, हो सकता है या कहीं पर जाकर रहेंगे। जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। और आप जानते हैं दोस्तों, इस झूठ में मदद जो है वो कर रहा है पूरा गोदी मीडिया। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आपके स्क्रीन पर यह है एबीपी न्यूज का पत्रकार, नाम है विकास भदौरिया, और दूसरा पत्रकार आदर्श झा। शायद ये दोनों एक ही चैनल में काम करते हैं। आदर्श झा मित्रों, अभिषार शर्मा जी ने एक्सपोज किया उस कड़वे सच को जो ओवैसी जहर के रूप में बो रहे हैं और बीजेपी उसे काट रही है। मगर मकसद किसी का पूरा नहीं होना है। मकसद किसका है? आम जनता का है, जो 97% है। ये 3% दरिंदे जो सामाजिक अपने संपत्तियों का, अपने अधिकारों का, अपने जातीय अधिकार का, अपने सांप्रदायिक सोच का, अपनी सांप्रदायिक शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन राक्षसों को, इन दानवों से अपने भारत को बचाना ही होगा। और ये तभी बचेगा जब हम सभी बहुजन एक हो जाएं। और ऐसे दरिंदे बहुजन जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल भी बहुजनों के हित का सोचते नहीं हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ठेकेदारी करनी है आपके वोट की, आपकी जाति की। ये तो हमारे ही हाथ में है कि हम अपनी यदि इस बार इन सभी ओबीसी और एसटी/एससी के लोग जो बीजेपी से जुड़े हुए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी उनकी जमानत जब्त हो जाए, उनके लोगों की जमानतें जब्त हो जाएं, अपने आप भारत समृद्धि के रास्ते पर चल पड़ेगा। सिर्फ इतना सा काम करना है कि जितने भी बीजेपी और बीजेपी के सरेंडर करने वाले, बीजेपी के जो है चरणों में अपनी पूजा करने वाले लोग हैं, जो ओबीसी और एससी/एससी के हैं, उनको गलियों में सम्मान करना ही पड़ेगा। उनको सम्मान पूर्वक जो तरीका आपने सीखा है, जो बीजेपी ने सिखाया है, उसी से उनका सम्मान पूर्वक उनसे कहिए कि तुम लोग दरिंदे हो और समाज को तोड़ना चाहते हो, भ्रष्ट करना चाहते हो। बहुजनों, अब कुछ दिन ही रह गए हैं, बस जितना भी अत्याचार इनको करना था इन्होंने कर लिया। अब फैसला कर लो, सिर्फ फैसला करना है तुम्हें, और अपने अपनी तारीखों पर वोटिंग करनी है और घर से निकलो और वोट करो। इन दरिंदों को ठीक से पहचान लो। किसी भी कीमत पर इन दरिंदों और दरिंदों के पीछे खड़े वाले लोगों को कभी भी वोट नहीं करना है। अपने भाई बहन, दूर के नात रिश्तेदार, जिसको जहाँ जैसे जा सकते हो, इन 30 दिनों की मेहनत है मित्रों। इन 30 दिनों की मेहनत से भारतीय स्वराज की स्थापना कर सकते हैं। जो आज 775 वर्षों से हम गुलामी के रूप में झेल रहे हैं, इस गुलामी को खत्म करना ही होगा। यह गुलामी सिर्फ वोट से खत्म की जा सकती है। भारतीय बहुजनों को एक होना होगा। जय स्वराज, जय समाजवाद, जय भारतीय बहुजन स्वराज। हमें आरएसएस के चालों से किसी भी कीमत पर देश को बचाने के लिए बाहर निकलना ही होगा। आरएसएस और बीजेपी के चालों से हम आखिर कैसे निकल सकते हैं? आखिर वो क्या चीज़ है जो बीजेपी को हराने के लिए, आरएसएस को हराने के लिए, या आरएसएस और बीजेपी क्यों हराना हमें? क्या कमी है उसमें? वह भारत की देशद्रोही है। वह भारत को भारत नहीं, हिंदुस्तान बना करके अपना एक आतंकी स्वराज की स्थापना करना चाहते हैं। वो भारत के चरित्र और संविधान को बदलना चाहते हैं और 90 नहीं 97% लोगों को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं। और वो गुलाम बनाने वाली टीम, ये देखिए, एक कारपोरेट बॉडी है। ये कारपोरेट